आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है कि क्रिश्चियन मिशेल, जो कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम में ऐसा माना जा रहा था कि सबसे बड़ा बिचौलिया है, उसे भारत आखिरकार प्रत्यार्पित कर लाया गया है, और वो भी ठीक राजस्थान के चुनाव से पहले, या यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब क्रिश्चियन मिशेल के जरिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कई सवाल खड़े करती रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे कोतरोकी के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर विपक्ष सवाल खड़े किया करता था बोफोर्स घोटाले को लेकर। यह बात अलग है कि कोतरोकी आज खुलेआम घूम रहा है। हो सकता है कि क्रिश्चियन मिशेल भी कल खुलेआम घूमता दिखाई दे, लेकिन जब राजनीति में एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण हो, तो क्रिश्चियन मिशेल जैसे हर हथियार तर्कश में बहुत कामगार होते हैं। मोदी जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आज आपके ऊपर साबित होती है। इसमें पकड़े जाना और सजा होना निश्चित है। जो बड़ी मछली है इस पूरे घोटाले में, उनका नाम भी सामने आएगा। मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। क्या अगस्टा वेस्टलैंड से उठेगा राजनीतिक तूफान? क्या मिशेल बताएगा रिश्वत लेने वाले नेताओं के नाम? क्या 2019 में गूंजेगा मिशेल का खुलासा? ये वो सवाल है जिसके सियासी मायने भी हैं और 2019 की रणनीति की ओर भी इशारा करते हैं, क्योंकि जब से अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को हिंदुस्तान लाया गया है, तब से बीजेपी हो या फिर सरकार, हर किसी की मानो बाछें खिली हुई हैं। मिशेल क्या खुलासा करेगा और इसका नतीजा क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन मिशेल के भारत आते ही एक बड़े राजनीतिक तूफान का स्टेज सेट हो चुका है और बीजेपी नेताओं के सुर कांग्रेस पर हमलावर हो गए। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दोनों के निशाने पर गांधी परिवार है। दलाली का काम करता था। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्स्ट्राडिशन, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? ऑपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है क्या? मिशेल के प्रत्यर्पण को सरकार कितनी बड़ी सफलता मान रही है, ये बात इन बयानों से समझी जा सकती है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि मिशेल पूछताछ में उन नेताओं का नाम लेगा जिससे उसे राजनीतिक फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस अगस्टा वेस्टलैंड के इस कथित डील में खुद का हाथ पाक साफ बता रही है और सवाल बीजेपी सरकार की नीयत पर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की, उसे ब्लैकलिस्ट किया, उससे पैसा रिकवर किया, और जब मोदी जी आए तो उन्होंने अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को प्रोटेक्ट किया, बेनिफिट दिया और ब्लैकलिस्ट खत्म किया। और शोर कौन मचाता है? जिसकी दाल पूरी की पूरी काली है। अपोजिशन का मुंह बंद करने का काम अगस्टिन ये लाए। इस वजह से हम बार बार राइफल बोले, आवाम को समझ में आ गया भैया ये सब ड्रामाबाजी है, सिर्फ काउंटर अटैक कर रहे, मगर असल चीज क्या हुआ राइफल में आज तक ना वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो और नरेंद्र मोदी हो नहीं बता। तो कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि मिशेल के प्रत्यर्पण ने 2019 के लिए बीजेपी को एक और मुद्दा थमा दिया है और बीजेपी ने उसे भुनाना भी शुरू कर दिया है।
लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मिशेल के पास वाकई कोई अहम जानकारी है जिसके खुलासे से भारतीय सियासत में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल ने हमेशा से इस डील में बिचौलिए की भूमिका और पैसे के लेन देन की बात से इनकार किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये मिशेल का प्रत्यर्पण बोफोर्स के बिचौलिया क्वात्रोकी की तरह तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब क्वात्रोकी को भारत लाया गया था इसी तरह बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया था और बाद में इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया था। कुल मिलाकर एक बार फिर क्वात्रोकी की तरह ही सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बयानों का बवंडर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगस्टा वेस्टलैंड डील के कथित घोटाले का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल हिंदुस्तान में है, जो 20 साल से कांग्रेस की गले की फांस बना हुआ है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ शुरू की जाएगी। उसे 5 दिन की सीबीआई के रिमांड में भेजा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 दिन काफी अहम होने जाने हैं, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल तब उन तमाम राज को सामने रख सकता है और बता सकता है कि आखिरकार ऐसे कौन कौन नेता हैं जिसके साथ उसके संबंध थे। और इसके साथ साथ इस बात का भी खुलासा हो सकता है कि क्या वाकई में क्रिश्चियन मिशेल ने घूस दी है, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन मिशेल की पूरी कंपनी और उसके खुद के ऊपर देखें तो आज ऑगस्टा वेस्टलैंड पर किसी तरह का प्रतिबंध भारत में नहीं है। जी हां, ऑगस्टा वेस्टलैंड ने जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान को बेचे थे, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि उसमें दलाली थी, उस पर आज भारत में किसी भी हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। और क्रिश्चियन मिशेल पर इटली में जो मामला चला था उसमें उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो क्या अब हिंदुस्तान की सरकार उसे कटघरे में खड़ा कर पाएगी? अगस्टा वेस्टलैंड डील में कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जब से हिंदुस्तान आया है, उसी वक्त से सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। मिशेल से पहले कल देर रात पूछताछ की गई और फिर कोर्ट में पेश होने से पहले ही उससे घंटों सवाल जवाब किए गए। क्रिश्चियन मिशेल को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने अदालत से मिशेल की 14 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई ने अदालत के सामने कहा कि हमें मिशेल की कस्टडी चाहिए ताकि हम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में पूछताछ कर सके। सीबीआई ने कहा कि मिशेल की कस्टडी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुबई के 2 खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने दावा किया है कि मिशेल ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो 2 कंपनियों के जरिए 12 कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी ने मिशेल की कंपनी को 42.27 मिलियन यूरो की राशि बतौर रिश्वत के तौर पर दी थी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि मिशेल की कस्टडी इसलिए भी जरूरी है ताकि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं की शह पर हो रही साजिश का खुलासा हो सके। सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मिशेल को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। जिस वक्त सीबीआई कोर्ट में मिशेल की रिमांड को लेकर दलील पेश कर रही थी, उसी दौरान मिशेल के वकील ने रिमांड का विरोध किया। मिशेल के वकील ने कहा कि रिमांड पर न भेजा जाए। कहा सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज किसी इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं रखे गए। हम आपको बता दें, भारत सरकार ने 8 फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगस्टा वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया था और इसी मामले में क्रिश्चियन मिशेल पर दलाली का आरोप है। आरोप यह भी है कि मिशेल से दलाली खाने वालों में कई वायुसेना के अधिकारी भी शामिल थे। मिशेल के खिलाफ 24 सितंबर 2015 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। फरवरी 2017 में उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। मिशेल को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो यूएई की जेल में था और अब वो भारत सरकार के शिकंजे में है। ऐसे में सरकार को भरोसा है कि मिशेल कई खुलासे कर सकता है जो अगस्टा की जांच में अहम रोल निभा सकते हैं। रिमांड के दौरान सीबीआई मिशेल से पूछताछ के जरिए जानने की कोशिश करेगी कि इस पूरी डील में मिशेल की बिचौलिए के रूप में क्या भूमिका थी, कितनी भूमिका थी, अगस्ता से हासिल की गई रकम आखिर किस किस को दी गई। और उम्मीद है कि इस पूछताछ के बाद कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। वीडियो चेतन शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। लेकिन ऑगस्टा हेलीकॉप्टर की इस पूरी डील को लेकर मामला आज से नहीं बल्कि पिछले 3 साल से सुर्खियां बटोर रहा है, और खास करके तब जबकि वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष एयर मार्शल त्यागी का नाम सामने आया था। लेकिन आप इसे इत्तफाक कह सकते हैं या सीबीआई की जांच में लापरवाही। एयर मार्शल त्यागी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर मामले जो हैं वो जस के तस है, लेकिन अभी तक किसी भी अदालत में साबित नहीं हो पाए हैं। 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अगर पहल आगे नहीं बढ़ी है तो सवाल यह उठता है कि क्या सीबीआई वाकई में एयर मार्शल त्यागी, उसके साथ साथ एयरफोर्स के अधिकारियों की भूमिका,
पैसों का लेन देन कहां, कैसे, किसके जरिए हुआ, इसके बारे में, और इसके साथ साथ मिशेल के साथ मिलकर यह समझ पाएगी कि किस राजनेता ने कितने पैसे लिए, या अन्यथा वही होगा जो हर रक्षा घोटाले के साथ होता है। घोटाले की आवाज उठती है, बड़ी धमक उठती है और उसके बाद निकलता है फुस पटाखा। आसमान में उड़ते अगस्ता वेस्टलैंड के चॉपर्स ने हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा भूचाल मचाया कि 20 साल से ये विवाद उड़ता ही जा रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भारत और राज्य सरकारों के वीवीआईपी भारतीय वायुसेना के Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे। इन हेलीकॉप्टर्स की तकनीक पुरानी हो चुकी थी, इसलिए वायुसेना ने Mi-8 चॉपर बदलने का सुझाव दिया। सितंबर 2006 में 12 वीवीआईपी चॉपर खरीदने के लिए नया टेंडर जारी हुआ। फरवरी 2010 में यूपीए 2 सरकार के दौरान प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री रहते कैबिनेट कमेटी 12 हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका ठेका करीब 3,546 करोड़ रुपए में अगस्ता वेस्टलैंड को दिया गया। इतना ही नहीं, फरवरी 2012 में इटली की जांच एजेंसियों ने इस डील में दलाली की बात कही। इटली की एजेंसियों के मुताबिक आरोप है कि फिनमैकेनिका ने ये ठेका हासिल करने के लिए भारत के कुछ नेताओं और वायुसेना के कुछ अधिकारियों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। इटली की एजेंसियों ने इस डील में 3 दलालों क्रिश्चियन मिशेल, गुइदो हाइश्के और कार्लो गेरोसा के शामिल होने की बात कही। फरवरी 2013 में इटली की कोर्ट में ये डील घिर गई और फिनमैकेनिका के सीईओ को इटली में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये डील भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई। मार्च 2013 में भारत में इस डील की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके 3 भाइयों और स्पैग्नोलिनी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन इसके बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। मामला दलाली से लेकर रिश्वतखोरी तक पहुंच गया। कई भारतीय राजनेताओं का नाम भी इसमें आने लगा। हालांकि किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हुई। इस बीच फरवरी 2017 में मिशेल को यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में मिशेल की भूमिका कई मायनों में अहम है। हालांकि मिशेल पूरे मामले में दलाली और रिश्वतखोरी की बात से इनकार करता रहा है। बावजूद इसके जांच एजेंसियों का दावा है कि मिशेल के पास ऐसी कई जानकारियां हैं जो इस पूरे डील को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। मिशेल का भारत आना भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल एक अहम किरदार है। सीबीआई मुख्यालय में क्रिश्चियन मिशेल से लगातार पूछताछ की जा रही है और संभावना है जल्द ही उन चेहरों के नाम सामने आएंगे जिनको दलाली की रकम में से हिस्सा मिला था। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। बचपन से हम लोग एक किताब में हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि कालिदास किस तरीके से, जब तक उन्होंने महाकाव्य नहीं लिखा था, क्या करते थे। जिस पेड़ पर बैठे उसी पेड़ को काटने लगते थे। आप इसे बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं या इसे अन्य तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ कालिदास के रास्ते पर ही आजकल चल रही है। जिस व्यक्ति को मिशेल के बचाव के लिए कोर्ट में खड़ा किया गया, वो व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ निकले तो इस पर और क्या कही जा सकती है बात। कांग्रेस के ऊपर इस पूरे मामले में आरोप हैं। कांग्रेस को आरोपों में घेरा जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी से संबंधित व्यक्ति अगर मिशेल को बचाने के लिए अदालत में खड़ा होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी पर खुद सवाल नहीं खड़े होंगे। आनंद फानन में कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को जिन्होंने मिशेल का बचाव अदालत में करने की कोशिश की थी, बतौर वकील अपनी पार्टी से अलग भी करने की कोशिश की है। सवाल यह उठता है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप करेंगे क्या जनाब। यही हाल कांग्रेस का है। बुद्धि आती है लेकिन बड़ी देर से। मैं एक एडवोकेट हूँ, एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हूँ सुप्रीम कोर्ट की। तो मेरा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैंने अपीयर किया है। सो दिस इज माय ड्यूटी एंड इफ समबडी इज आस्किंग मी टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट, सो आई हैव डिस्चार्ज ओनली माय ड्यूटी एज ए लॉयर and it is nothing to do with Congress. My Congress and my relation with Congress is separate and my profession is separate. जाहिर से बात है, जब इस तरह की बातें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का और मौका मिलता ही है और यह राजनीति है साहब। यहां बोलने का ही तो हर कोई सिला खाता है। अगस्ता डील में जो स्थिति हो रही है उसके साथ साथ अब विजय माल्या ने एक नया सुर या यूं कही कि नया राग छेड़ा है। उनका कहना है कि जितना भी कर्ज उनके ऊपर है वो अपना सारा कर्ज उतारना चाहते हैं, हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं, बस कर्ज पर जो सूद है वो अदा नहीं करना चाहते। कमाल बात है विजय माल्या साहब। हम सब एक छोटी सी गाड़ी खरीद लें, एक घर भी खरीद लें तो उसका कर्ज देते देते हमारा खुद का दिवालिया बिक जाता है।
आप करोड़ों हजारों करोड़ रुपए डकार गए हैं और डकारने के बाद ये कह रहे हैं कि आप एहसान करेंगे बैंकों के ऊपर, कि आप बैंकों को मूलधन दे देंगे, सूद नहीं देंगे। जनाब, आपके ऊपर सुरखाब के पर लगे हैं क्या? भारत के दबाव के बाद विजय माल्या पर ब्रिटिश कोर्ट में कानून का शिकंजा कसा तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अब तक हिंदुस्तान की सरकार को बैंकों का कर्जा चुकाने से साफ इनकार करने वाला माल्या ट्वीट करके खुद ही कर्जा चुकाने की पेशकश कर रहा है। विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा कि वो भारतीय बैंकों का सारा कर्ज चुकाने को तैयार है। माल्या ने लिखा, मीडिया में मेरे प्रत्यर्पण का फैसला सुर्खियों में है। ये मामला अलग है और इसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन जनता के पैसे का भुगतान अहम बात है और मैं 100% चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं बैंक और सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अपना पैसा वापस ले लें। दरअसल विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मामला लंदन के वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में चल रहा है। अदालत 10 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। माना जा रहा है कि फैसले से पहले माल्या परेशान और डरा हुआ है, इसी वजह से उसके सुर बदले हुए हैं। इस बीच विजय माल्या के बदले फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये तो अभी एक झांकी है, बड़ी मछली चाहे वो कोई भी हो, विजय माल्या, नीरव मोदी अभी बाकी है। विजय माल्या को जो कहना है कह ले, लेकिन जब तक मोदी सरकार है तब तक विजय माल्या ना आएंगे और नहीं उनने जो घोटाले की है उस घोटाले की रकम हमारे हाथ में वापस आएगी। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वो मार्च 2016 में लंदन भाग गया था, जिसके बाद पहली बार माल्या ने पैसे लौटाने की पेशकश की है। हालांकि माल्या अभी भी ब्याज लौटाने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि भारत की सरकार माल्या के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है। टीम न्यूज नेशन। आजादी के 70 साल में एक भी दिन ऐसा गुजरा हो जब आपने किसी भी सरकार से संबंधित नेता की यह बात न सुनी हो कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है, यह सरकार किसानों की सरकार है। हमारा पूरा देश सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करता है क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। लेकिन क्या विडंबना है ये। अभी हमने आपको यह खबर दिखाई थी, 750 किलो प्याज महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने बेचा और उसे मिला 1064 रुपए। गुस्से में आकर उस व्यक्ति ने इसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी लीजिए, शायद देश के काम आएगा। अब एक और खबर आपको दिखाते हैं और यह बताएगा कि हमारे देश में हमारे किसानों का क्या हाल है। कितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आज सरकार चल रही है, आपको अंदाजा है इसका? अगर आप गिनना शुरू करें तो सिर्फ किसानों के लिए और सिर्फ खेतीहर के लिए हमारे देश में तकरीबन 43 योजनाएं हैं। 43 योजनाएं हैं जो किसानों के लिए चलती हैं। इसके बावजूद प्याज 50 पैसे प्रति किलो, 50 पैसे प्रति किलो आज किसान बेच रहे हैं मध्य प्रदेश में, मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छाती ठोक कर कहा था कि सबसे ज्यादा एमएसपी आज किसानों को मध्य प्रदेश में मिलता है। किसान सबसे ज्यादा सुखी मध्य प्रदेश में हैं। कहां है शिवराज जी आपके किसान? 50 पैसे किलो प्याज आज किसान बेच रहा है। शिवराज जी, क्या आप देख रहे हैं इसको? अगर देख रहे हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान की गई अपनी बातों को याद कीजिए और अगर हो सके तो थोड़ा शर्म कीजिए। देश का अन्नदाता परेशान है। 1 रुपए किलो प्याज में क्या मिलेगा किसान को और क्या नहीं मिलेगा? देश का अन्नदाता लाचार और मजबूर है। फुटकर में 20 रुपए किलो बिक रहा है और हमारा प्याज यहाँ मंडी में 3 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहा है। यहाँ पर मजबूर अपनी ही पैदावार को यूं जमीन पर फेंकने के लिए, महीनों की मेहनत को कौड़ियों के दाम बेचने के लिए और फिर मुट्ठी भर सिक्के लेकर घर वापस लौटने के लिए। हर आदमी परेशान है यहाँ पे। हर आदमी, कोई तो ऐसा आदमी भी निकल रहा है जो छोड़ छोड़ के भी जा रहे इस प्याज को यहाँ से। ये तस्वीरें किसी एक शहर की नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की मंडियों की यही तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की मंडियों में कई ऐसे किसान हैं जिनके प्याज 50 पैसे प्रति किलो बिक रहे हैं, यानी 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, जिसकी वजह से किसानों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी भी है। में जो मंडी में प्याज है ये 100 रुपए या 200 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। हमारी जो लागत जो मूल्य है वो पैसे भी हमको नहीं मिल रहे हैं। किसानों के मुताबिक प्याज की खेती में उन्हें प्रति बीघा लगभग 25 से 30 हजार का खर्च आता है, लेकिन मंडियों में जो भाव है उससे प्याज किसानों को अपनी फसल की सही कीमत तो दूर, खेती का खर्च तक नहीं निकल रहा है। 1 रुपए किलो प्याज बिका है यहाँ पे और इसमें कोई है जो कुछ भारी नुकसान हुआ है, वो लागत जो लागत लगाई थी वो भी उसका पैसा भी नहीं मिला।
मध्य प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र के नासिक में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ एक किसान को तो 750 किलो प्याज के बदले महज 1064 रुपए मिले, जिससे नाराज इस किसान ने यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दी। मेरा उस दिन का खर्चा भी वसूल नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हुआ, वो जो मजूरी लगी उसका भी खर्च वसूल नहीं हुआ। इसीलिए मैंने जो रकम मिली थी वो रकम सब पीएम मोदी साहब को मनी ऑर्डर करने का फैसला लिया और वैसा किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने खुद संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की, मगर ये महज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे ज्यादातर प्याज उत्पादक राज्यों में किसानों का यही दर्द है, लेकिन इस दर्द की कोई दवा नहीं हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इतना दावा तो हर कोई कर सकता है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाइए, प्याज आप कितने रुपए किलो खरीदेंगे? बहुत सस्ता खरीदेंगे तो शायद 15-16 रुपए। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में आज प्याज 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन आज मंदसौर में किसान अपना प्याज बेच रहे हैं 50 पैसे प्रति किलो। मैं एक चैलेंज थ्रो करना चाहता हूं आप लोग के ऊपर। यह वायरल चैलेंज अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। आज किसी भिखारी को 50 पैसे देकर दिखा दीजिए। भिखारी ने अगर वो 50 पैसे आपके हाथ में वापस न रख दिए तो यकीन कीजिएगा वो भिखारी नहीं होगा, क्योंकि आज भिखारी भी 50 पैसे लेने को तैयार नहीं है। 1 किलो प्याज 50 पैसे में यह सिर्फ हिंदुस्तान में बिक सकता है और किसान को दिया जा सकता है, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार छाती ठोक कर कह सकती है कि हम सिर्फ किसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार इसे अंधेर नगरी चौपट राजा न कहें तो और क्या कहें। ये तस्वीरें ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। दिल्ली में देश भर के किसान जब अपना दर्द लेकर त्राहिमाम करते हुए पहुंचे थे तो तमाम सियासी पार्टियों के नेता एक मंच पर नजर आए। इनमें कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष भी शामिल थे। सभी ने एक मंच से एक सुर में किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के किसानों की ऐसी हालत महज चंद साल में हुई है? क्या बीजेपी शासन से पहले हिंदुस्तान का अन्नदाता खुशहाल था? किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल रही थी? क्या किसान अपनी फसल सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर नहीं थे? क्या कर्ज के बोझ तले दबकर किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे? दरअसल किसानों का दुख समझने का दावा तो हर पार्टी करती है, लेकिन सत्ता में आते ही कोई भी पार्टी उनका साथ नहीं देती। खासकर हिंदुस्तान के किसान प्याज के आंसू तो लंबे अरसे से रोते आ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में हर साल प्याज का उत्पादन करीब 14 टन है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। भारत से प्याज का निर्यात मलेशिया, यूएई, कनाडा, जापान और लेबनान में होता है। लेकिन प्याज किसानों को कभी भी उनकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 8 रुपए प्रति किलो है, लेकिन हकीकत क्या है? उसका सबूत किसानों के हाथ में पकड़ाई गई ये लाल पर्ची है, जिस पर 50 से 70 रुपए से ज्यादा नहीं लिखा है। उत्पादन ज्यादा होता है, दाम घटते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान है इसकी पूरी भरपाई करेगा। साफ है कि सरकार कोई भी हो, किसानों की कमाई बढ़ाने के वादे तमाम पार्टियां जरूर करती हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर ये वादे कभी उतरते नजर नहीं आए। टीम न्यूज़ नेशन। जब आप राजनीति के क्षेत्र में होते हैं तो दिखावा अपने आप में बहुत बड़ा भी होता है, और ऐसे में जब तक आपके पास बहुत बड़ा आलीशान बंगला न हो तो आप काहे के राजनेता। कम से कम बिहार में तो यह बात बिल्कुल सत्यापित होती दिखाई देती है, और वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव जहां आम आदमी की बात करते हैं, सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद उनके पास एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। लेकिन अब जब सरकार ने उनसे कहा कि बंगला खाली कर दीजिए तो तेजस्वी यादव पूरे तरीके से विस्फोटक हो गए। भाई, सरकार ने बंगला खाली करने के लिए ही तो कहा है, राजनीति करने के लिए बंगला कहां से आवश्यक है? लेकिन तेजस्वी यादव को बंगला उनसे छिन जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कभी बच्चा बनकर चाचा नीतीश पर सवाल दागे। एक छोटे से जो कहते हैं बच्चा है, एक बच्चे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो चुकी है हमारे चाचा को? कभी सुशील मोदी को बंगले की याद दिलाई। सुशील मोदी जी का भी जो बंगला था, हम ही थे भवन निर्माण मंत्री। चाहते तो इस तरह का गलत काम करना तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा काम नहीं किया। कभी पटना से लेकर दिल्ली तक नीतीश के बंगले याद दिला दिए।
आवास जो है नीतीश कुमार जी के नाम पे आवंटन है, एक आवास जो है मुख्यमंत्री के नाम से आवंटन है, दूसरा आवास जो है पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटन है। ये तो पटना की बात, दिल्ली में भी अब उनको मकान मिल चुका है। तो ये इतना मकान हर जगह आप देखिएगा तो कर रहे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। बात सीधी थी लेकिन सियासत में टेढ़ी हो गई। पटना में तेजस्वी यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री 5 देश रत्न मार्ग का ये बंगला मिला। तेजस्वी तब भवन निर्माण मंत्री भी थे। पूरी शानो शौकत से इसे तैयार करवाया। महागठबंधन की सरकार गई तो आरजेडी कोटे के मंत्रियों का बंगला भी छिन गया, लेकिन तेजस्वी के बंगले पर रार छिड़ गई है। विपक्ष के नेता है, पहली बार विधायक बने हैं, तो जो इंटाइटलमेंट है उसी के अनुसार मिलेगा ना। इस संबंध में तो न्यायालय तक के गए माननीय तेजस्वी यादव जी। मान लीजिए एक फैसला आया है तो डबल बेंच में हम जाएंगे, फिर अगर वहां से कुछ नहीं होगा तो हो सकता है हम आगे ऊपर तक जाएं। हम आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी के बंगले के लिए धरना दे रहे हैं और तेजस्वी मामले के अदालत में होने की दलील दे रहे हैं। सिंगल बेंच ने तेजस्वी की मांग खारिज कर दी है और डबल बेंच 10 दिसंबर को सुनवाई करेगी, लेकिन विवाद गहरा गया है। आरजेडी के विरोध के आगे बंगला खाली कराने पहुंची टीम को बैरंग लौटना पड़ा। अब सियासत में नेताओं का बंगला प्रेम की कहानी बहुत पुरानी है और तेजस्वी भी अपना बंगला प्रेम छोड़ नहीं पा रहे। फैसला अदालत को करना है, लेकिन सियासत है कि थम नहीं रही। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो हिंसा हुई, जिसमें 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, अपने आप में यह सवाल आज खड़ा हो रहा है पूरे देश भर में कि क्या हत्यारे गौरक्षा कर सकते हैं? क्या हत्यारे अब देश में खुलेआम घूमेंगे? क्या भीड़ जो चाहेगी वैसा करेगी और पुलिस तंत्र अपने आप को किसी कोने में दुबकाकर बचाती हुई दिखाई देगी? क्योंकि इंस्पेक्टर सुबोध को इसी तरीके से कातिलों के हाथ में छोड़कर पूरा का पूरे पुलिस अमला भाग गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुख्य आरोपी योगेश राज, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका एक वीडियो सामने आता है और वो कहता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। वीएचपी और बजरंग दल इस बारे में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि योगेश राज ने कहीं कुछ गलत किया ही नहीं है। इस पूरे मामले को हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक और वीडियो सामने आया जिसमें सुमित नाम के युवक जिसे गोली लगी उसे पत्थर फेंकते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर कोई अपनी कहानी बताना चाहता है और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई साजिश है। हम आपको बताने जा रहे हैं दरअसल कि यह साजिश क्या है, कैसे की गई, क्यों की गई और इससे राजनीतिक लाभ कहां, किसको और कैसे मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा और 2 हत्याओं के मामले में 2 तस्वीरें सामने आई। एक वीडियो योगेश राज नाम के बजरंग दल के जिला संयोजक का है, जो मुख्य आरोपी है, और दूसरा वीडियो उस वक्त का है जब सुमित नाम के युवक को गोली लगी थी। और तीसरा बयान यूपी के डीजीपी का है, जिन्होंने इसके पीछे लंबी साजिश की बात कही है। बुलंदशहर की घटना जो है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। बुलंदशहर में हुए बवाल की जांच शुरू हुए 2 दिन गुजर गए हैं। इन 2 दिनों के बाद भी पुलिस हंगामे के केस के मुख्य आरोपी योगेश राज को नहीं पकड़ पाई है। जिस पुलिस चौकी के पास हत्या की घटनाएं हुई, उसके आसपास के गांवों में आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनके घर में छापे मारकर तोड़फोड़ कर रही है। इनका दावा है कि घटना में दूसरे गांवों के लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस इन्हें परेशान कर रही है। कोई नहीं है गांव में, कोई नहीं है गांव में। गांव में जेंट्स नाम का कोई आदमी मुश्किल मिल पाता। सामान पुलिस ने तोड़ा परसों। मेरे साथ गंदी गंदी गाली दी और हमने उसका विरोध किया तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी। दूसरा अपडेट यह है कि बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने गौवंश की हत्या की शिकायत में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें नामजद 7 आरोपियों में से 4 आरोपी ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें 10 से 12 साल के 2 बच्चे हैं और 2 युवक ऐसे हैं जो बुलंदशहर में रहते ही नहीं। हाँ, एक की 12 साल है, कि 10 के 11 के बीच की है। बुलंदशहर से तीसरी खबर यही है कि कल तक यूपी पुलिस घटना में शामिल होने को लेकर जिस बजरंग दल का नाम लेने से भी घबरा रही थी, उसी बजरंग दल की ओर से योगेश राज को क्लीन चिट देते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। सीबीआई जांच होगी तो पहले जांच होगी, एविडेंस कलेक्ट होंगे, उसके बाद आदमी जेल जाता है। इधर खबर है कि घटना में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मुलाकात करने वाले हैं। अभिषेक शर्मा के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, बुलंदशहर।
मोटी बात क्या है यह हमने आपके सामने रख दी। अब आपके सामने हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं दो वीडियो। एक योगेश राज का, वो व्यक्ति जो अभी तक दाढ़ी लगाकर दिखाया करता था लेकिन अब उसने अपनी दाढ़ी छिलवा दी है और वीडियो जारी करके वो ये कहता है कि भले ही पुलिस मुझे न पकड़ पाई हो लेकिन देखिए मैं कितना निर्दोष हूं, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने कोई बवाल नहीं मचाया, मैंने किसी इंस्पेक्टर की जान नहीं ली। जान नहीं ली योगेश भाई तो आप हैं कहां पर, किस दुनिया में खोए हुए हैं? पुलिस अगर आपको पकड़ेगी तो क्या मारेगी आपको? कहां गायब हो गए आप अगर आप निर्दोष है तो? जाहिर सी बात है छिपाने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। सुमित नाम के व्यक्ति जिस पर जिससे गोली भी लगी और जिसकी हत्या भी हुई है, उसे भी एक वीडियो में पत्थर फेंकते हुए देखा गया है। तो सुमित वहां कैसे मौजूद था? सुमित का परिवार यह कह रहा था कि सुमित तो वहां से गुजर रहा था। अगर सुमित वहां से गुजर रहा था तो उसने पत्थर कैसे फेंके, गोली उसे कैसे लगी, गोली उसे किसने मारी? कई तरह के ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये तमाम वीडियो सर्कुलेट करके एक तरह से पूरे माहौल को दूषित करने की कोशिश की जा रही है। बुलंदशहर की घटना को लेकर जो एक नया वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिख रहा है कि मुख्य सड़क पर पुलिस का वाहन तेजी से गुजर रहा है और उसके पीछे उपद्रवी पथराव कर रहे हैं। वीडियो बना रहा शख्स या उसके करीब का शख्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ना 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 ना। इस बीच पथराव जारी रहता है लेकिन फिर आवाज आती है कि सारे लोग चले गए। गए 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 सब गए 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 सब गए 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 सब गए गए सब गए गए सब गए गए गए। लेकिन उपद्रवी भीड़ पथराव करती रही और फिर इस वीडियो में आवाज सुनाई पड़ती है कि पुलिस को मत मारना, पुलिस वाला मत मारो, इस वाला पुलिस वाला मत मारो। और अगले ही पल आवाज आती है गोली मार देना। गोली मार देना। एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि एक युवक चीखता हुआ दिखता है कि गोली मार दी। गोली मार दी। ये शोर उस वक्त का बताया जा रहा है जब सुमित नाम के युवक को गोली लगी थी। वीडियो में जख्मी सुमित को पकड़कर लड़के लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान युवक चीख रहा है कि गोली मारी किसी ने। फिर सामने दिख रहे किसी पुलिसकर्मी की बंदूक छीनने को उकसाने की आवाज भी आ रही है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है लेकिन इससे जो पता चल रहा है उसमें यह लग रहा है कि कुछ लोग उपद्रवियों को रोक रहे थे। पुलिस पर हमले के लिए उकसाया गया। सुमित पर गोली चलाने वाला वीडियो में नहीं, भीड़ को पुलिस के बंदूक छीनने के लिए उकसाया गया। अब बात दूसरे वीडियो की। यह है योगेश राज, बजरंग दल का जिला संयोजक। उपद्रव वाले केस का मुख्य आरोपी है और 2 दिन से पुलिस इसे तलाश नहीं सकी है। ये बाग बगीचे में खड़े होकर वीडियो भेज रहा है। मैं योगेश राज, जिला संयोजक, बजरंग दल बुलंदशहर। उस दिन 2 घटनाएं घटित हुई थी। पहली घटना सियाना के नज़दीक गांव महाब में गौकसी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित सियाना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहां पर फायरिंग हुई है जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा सियाना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता? योगेश के बयान में 2 बातें गौर करने वाली थी कि योगेश राज बजरंग दल का ही जिला संयोजक है। घटना स्थल पर प्रदर्शन की अगुवाई ये कर रहा था और पुलिस ने इसके कहने पर केस भी दर्ज किया था। अब बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि योगेश ने प्रदर्शन जरूर किया लेकिन हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि वो बजरंग दल में नहीं है। और रही बात वो आरोपी की, पुलिस ने उन्हें आरोपी माना है। हमारा कहना यह है कि वो आरोपी नहीं है। लेकिन एक वाजिब सवाल यह है कि प्रदर्शन में नेतागिरी कर रहा युवक घटना के बाद गायब क्यों हुआ, अब तक फरार क्यों है और उसने अपना हुलिया क्यों बदला? आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। 3 दिसंबर को बुलंदशहर में जब बवाल हो रहा था तब ये थी मुख्य आरोपी योगेश राज की तस्वीर। काले कपड़ों में बढ़ी हुई शेव वाला ये शख्स योगेश है। और 5 दिसंबर को जब उसने खुले आसमान के नीचे से वीडियो बनाकर वायरल किया तो उसका हुलिया बदला हुआ था। क्लीन शेव और गुलाबी शर्ट में इसे पहचानना मुश्किल है। फिलहाल बजरंग दल के नेता मुस्कुराते हुए ये दावा कर रहे हैं
कि योगेश से उनका संपर्क नहीं हुआ है और वो पुलिस नहीं अदालत में सरेंडर करेगा। अभिषेक वर्मा के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, बुलंदशहर। जिस योगेश को समझाने में पुलिस को घंटों का वक्त लगा, जो योगेश एक बड़ी भीड़ लेकर पुलिस स्टेशन पर पहुंचा, वो योगेश अचानक गायब हो जाता है और गायब ही नहीं होता, अपना वीडियो भी जारी करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसके हाथ इतने लंबे हैं कि वो कानून से भी लंबे हैं, योगेश को नहीं पकड़ पाती। और मजेदार बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसकी पुलिस के आला अधिकारी ये कहते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है। सवाल यह है कि आज अगर पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि बहुत बड़ी साजिश है, तो ये साजिश की किसने है? साजिश हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, साजिश सरकार ने की है, साजिश मुसलमानों ने की है। किसने की है साजिश और किसके ऊपर आक्षेप करने की कोशिश की जा रही है? और उससे बड़ा सवाल यह है कि आज साजिश का हवाला देकर खुद सरकार में कार्यरत कई मंत्री और अधिकारी कैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह साजिश न हुआ, खुद ही साजिश हो गई। बुलंदशहर में हुए बवाल के लिए क्या प्लानिंग हुई थी? गौवंश की हत्या की खबर और हंगामे के पीछे क्या साजिश थी? हंगामे में एक युवक और इंस्पेक्टर की हत्या भी क्या पहले से नियोजित थी? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लगता है कि बुलंदशहर की घटना कानून व्यवस्था में चूक का मसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, बुलंदशहर की घटना जो है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, एक लार्जर षड्यंत्र है, और हम उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं जिससे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जा सके। ये केवल कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, वहाँ पे गोमांस कैसे आया, क्यों आया, वहाँ के उस स्थान को क्यों चयनित किया गया, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। बवाल और हत्या की इस घटना को साजिश मानने के पीछे जो पहली वजह है, वो घटना को लेकर बढ़ाया गया हंगामा लगता है। क्योंकि जिस गांव और खेत में गौवंश के अवशेष मिले थे, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सूचना देकर मामला खत्म कर दिया था, लेकिन बाहर से आए लोगों ने हंगामा बढ़ा दिया। ये नेता लोग आ गए, वहाँ नेता लोगों ने जो ना हो कुछ होने दिया। अच्छा, नहीं तो रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे वो? हाँ, रिपोर्ट तो मतलब वैसा कागज पर लिख कर दे दी थी। तो ये कहा कि हम नहीं दर्ज करेंगे? नहीं, कागज पे लिख के उन्होंने रिपोर्ट तो दे दी थी। अच्छा। पर वो ये इन्होंने बजरंग दल वालों ने नहीं माना। जिस पूर्व प्रधान के खेत में गौवंश के अवशेष मिले थे, वो भी इस मामले में आरोपी है, लेकिन उसके घर वालों का कहना है कि मुख्य आरोपी के बारे में वो जानते नहीं है। हमारे हस्बैंड ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने भीड़ को शांत करने का, लेकिन जो ये बजरंग दल वाले जो लोग हैं, जो भी भीड़ के साथ जो पथराव वगैरह करा, ये उनका कांड है, उसमें हमारे हस्बैंड का या हमारे गाँव वालों का कोई दोष नहीं है। पुलिस को इसमें साजिश की बू आ रही है, तो इसकी वजह हो सकती है कि घटना में जब प्रदर्शनकारियों की मांग एफआईआर दर्ज करने की थी और एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, तब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के साथ मारपीट क्यों हुई? क्योंकि घटना के चश्मदीद और सुबोध सिंह के ड्राइवर का कहना है कि इंस्पेक्टर को पहले पीटकर जख्मी कर दिया गया था और फिर उन्हें गोली मारी गई थी। पहले से चोट लगी थी सर, उधर पड़े थे बाउंड्री के किनारे। आप उठा करके लाए थे? जी सर। आप गाड़ी लेके गए थे खेत? गाड़ी लेके मैंने जल्दी लाद के ले जाऊं सर अस्पताल। 3 दिसंबर की घटना के वक्त का एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें एक युवक की आवाज आ रही है कि पुलिस को मत मारना, और दूसरा बोल रहा है गोली मार देना। पुलिस वाला मत मारो, पुलिस वाला मत मारो। लेकिन उसी के साथ एक युवक गोली मारने की बात कहता है। गोली मार देना। वायरल हो रहे इस वीडियो में ये कौन चीख रहा है और किसे गोली मारने को कह रहा है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन अगर ये तस्वीर उसी घटना की है तो पुलिस का साजिश का शक होना लाजमी है। अभिषेक शर्मा के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, बुलंदशहर। सरकार, पुलिस, हर कोई ये कह रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है। यहां तक कि वीएचपी और बजरंग दल भी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये साजिश रची किसने? शक की सुई कहां है, कैसे है, पुलिस के एफआईआर रिपोर्ट में स्पष्ट है। लेकिन हां, कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। मसलन गौवंश के अवशेष मिलने की खबर कहां से सामने आई? जब खेत मालिक ने रिपोर्ट लिखाने के बाद मामले को खत्म कर दिया, तो बाहर से आए लोगों ने इसे कैसे बड़ा बना दिया? बात जब पुलिस तक पहुंची तो वहां पर अगुवाई करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता और नेता
अचानक कहां गायब हो गए। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे एकत्रित हो गए? बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 लोग एक साथ एकत्रित वहां पर हो गए थे। किसने फोन करके, किसने व्हाट्सएप के जरिए, किसने अन्य माध्यमों के जरिए इन लोगों को वहां पर बुलाया? जब उस गांव के लोग नहीं थे तो फिर आखिरकार ये लोग कहां से आए थे, और अगर यहां आए थे तो क्यों आए थे? सवाल बहुत है ना, तो आइए जरा इसके छोटे छोटे जवाब भी आपके सामने रखते हैं। बुलंदशहर में हुई हिंसा के 3 मुख्य घटना स्थल हैं। पहली जगह है महाव नाम का वो गांव जहां गौवंश के अवशेष मिले। दूसरी जगह है चिंगरावठी पुलिस थाना जहां से उपद्रव शुरू हुआ। और तीसरी जगह है थाने के साथ का वो खेत जहां इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई। इन तीनों ही जगह से हमारे संवाददाता ने गहन तहकीकात की है। सबसे पहले चलते हैं महाव गांव। महाव गांव का ही एक चश्मदीद हमें उस खेत तक ले गया जहां 5 गौवंश के अवशेष मिले थे। ये महाव गांव है। शीशपाल जी ये बताइए, महाव गांव है? हाँ जी, महाव गांव है। यहीं गोकशी की शिकायत थी उस दिन? हाँ, सोमवार यहीं पर थी जी गोकशी की शिकायत। आ गए है जी वो जगह। चलेंगे हमारे साथ? हाँ जी, चल रहा हूँ जी आपके साथ। शिरपाल जी कैसे पता चला? यहाँ पर शीश पड़ा था जी, उसका गऊ का मुंह था धराया। अच्छा। हमारे ये छोला आए थे यहाँ, इन्होंने आके देखा तो ये जो यहाँ गऊ का सिर पड़ा था। फिर इन्होंने भीतर पड़ के देखा तो वहाँ भीतर वो और पड़े थे जी, आगे भी सब वो थे सब। यहाँ की तहकीकात में पता चला कि खेत मालिक ने पुलिस को खबर दी तो पुलिस ने शिकायत ले ली थी, लेकिन तब तक दूसरे गांव के लड़के यानी योगेश राज वहाँ पहुँच गया। तो मतलब कैसे कैसे भीड़ इकट्ठी होती गई? ये बजरंग दल वाले आ गए। कौन थे बजरंग दल से? ये तो बहुत आदमी थे जी यहाँ। अच्छा, योगेश राज इसी गांव के हैं? नहीं, महाव के नहीं है, वो नए बांस के हैं। नए बांस के हैं। कितनी दूर पड़ता है वो गाँव? वो तो काफी दूर है जी हमारे से। वहाँ से तो सूचना करी उनको? हाँ, किसी ने सूचना दे दी उन्हें। अब हमारे संवाददाता ने उस गांव का रुख किया जहां के पूर्व प्रधान के खेत में गौवंश के अवशेष मिले थे। यहां तकरीबन 3-4 घरों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई थी और महिलाओं ने शिकायत की कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट तक की है। यूं तो चहल पहल गाँव में इस समय तक हो जाती है, 8 बज रहे हैं, चहल पहल हो जाती है, लेकिन यहाँ मर्द नहीं दिखाई दे रहा है गाँव की चौपालों पे। वजह है ये गाड़ी जो है, आरोप है कि कल रात पुलिस ने यहाँ दबिश दी थी और इस गाड़ी के जो मालिक हैं वो आरोपी हैं। आप देख सकते हैं कांच पूरी गाड़ी में फैला हुआ है, ये पुलिस ने तोड़ा है। इस घर के स्वामी की ये गाड़ी है और जो ये माताजी खड़ी है, इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ। मेरा नाम रतन कौर है। आपके बेटे का क्या नाम है? धर्मिंदर है और जितेंद्र मलिक है। धर्मिंदर मलिक है। इन दोनों का नाम है क्या केस में उसमें? नहीं, मेरे को की हत्या करने वाले नहीं, मेरे तो ड्यूटी पे है आर्मी में। कुलगाम से पूछ सकते हो, मेरे दोनों इस टाइम आर्मी पे। सब पुलिस ने किया है। मेरी बहू देखो देखो पीछे देखो, या देखो, तुम चलते रहो, मेरे घर में कुछ नहीं छोड़ा है। एक घर और बता रहे हैं, इस घर में कोई भी नहीं है। एक पड़ोसी के साथ हम लोग यहाँ हैं, पूरा घर खाली पड़ा है। क्या नाम है आपका? ब्रह्म सिंह जी, आपका घर है? हाँ जी। ये कैसे सामान बिखरा पड़ा है? ये सामान पुलिस ने तोड़ा परसों। अच्छा। पुलिस ने। अच्छा। और मार पिटाई करिए खूब। क्यों? पता ना। आपके कोई घर से नामजद है क्या उस घटना में? हाँ, गुड्डू का नाम है एक। गुड्डू का पूरा नाम क्या है? मुकेश। बहरहाल तहकीकात इस बात की थी कि आखिर बवाल हुआ कैसे। गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं कि मामला शांत हो चुका था, लेकिन जानबूझकर कुछ लड़कों ने उसे भड़का दिया। के बाद में सीओ ने कही कि भाई मत ले चलो चौकी पर, यहीं फैसला कर लो। यहाँ फैसला ना करा उन्होंने, 5-4 लौंडे ले गए, लिवा कर चिंगरावठी के लग गए, हरबानपुर के लग गए, उन्हें लिवा ले गए सब। जब प्रदर्शनकारी पुलिस चौकी के सामने बवाल करने लगे तो पथराव हो रहा था। इसी दरमियान खेतों में सुमित नाम के युवक को गोली लगी। भीड़ तब तक बेहद उग्र हो चुकी थी और पुलिसकर्मियों ने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर लोगों का गुस्सा उमड़ रहा था, तब बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी भी इस कमरे में उन्होंने खुद को बंद किया। देखिए जरा इस स्थिति को। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो इस कमरे में बंद थे, साथ में उनके 2-3 पुलिस वाले और बंद थे जिन्होंने खुद को भीड़ से बचाने के लिए बंद किया था और यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस दीवार को तोड़ा गया है। लेकिन इस बीच इंस्पेक्टर सुबोध को उपद्रवियों ने घेर कर पीट डाला था और वो खेत में पड़े हुए थे। पुलिस वाले सुबोध सिंह को छोड़कर भाग खड़े हुए और फिर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी गई। अभिषेक शर्मा के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज नेशन, बुलंदशहर।
और आइए अब उस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा कर लें कि आखिरकार पुलिस ने इस पूरी घटना के समय क्या किया। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह इस पूरे मामले को सुलझा रहे थे और पूरे मामले को सुलझा चुके भी थे। उसके बाद अचानक हिंसा भड़की और फिर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के सभी सहकर्मी अचानक भाग निकले। यहां तक कि उनका ड्राइवर भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि मैं इसलिए भाग गया कि मुझे डर था कि लोग मुझे जान से मार डालेंगे। ऐसा क्या था कि लोग इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को ही मारना चाहते थे? अगर मारना चाहते तो ड्राइवर जो उनके साथ मौजूद था उसे भी मार सकते थे। उसे क्यों जान बचाकर भागने का मौका दिया गया और सिर्फ इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर गुस्सा उतारा गया? इसके साथ साथ पुलिस के अन्य कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो आइए अब दिखाते हैं आपको कि कैसे बुलंदशहर के इस पूरे हादसे में पुलिस की भूमिका शक के घेरे में है। बुलंदशहर में हुए उपद्रव और दो हत्याओं की घटना के पीछे पुलिस को साजिश का शक है। असली गुनहगारों तक पहुंचने के लिए पुलिस उल्टे क्रम में घटना की तफ्तीश करना चाहती है, लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। बुलंदशहर के हंगामे में 20 साल के युवक सुमित के सीने में गोली लगी थी। इसका वीडियो सामने आ चुका है, लेकिन ये गोली किसने मारी ये किसी ने नहीं देखा। ये और बात है कि सुमित के घरवाले और बजरंग दल का आरोप है कि सुमित को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने गोली मारी थी। बुलंदशहर हिंसा में मारे गए सुमित के पिता अमरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीधे जो पुलिस है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह? गोली पुलिस की तरफ से ही चली और सुमित को गोली पुलिस की ही लगी है, वो सुबोध की लगी हो या किसी और की लगी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग मौके पे थे, हम वहाँ पे पहुंचे, हमको पता चला कि भाई को गोली लग गई है। जब सुमित को गोली लगने का हमें पता चला, हम वहाँ पहुंचे तो लोग, मैंने कहा कैसे लगी, तो बोला कि इंस्पेक्टर ने उसे गोली मारी है। सरकारी गोली उसके लगी है, मेरे भाई का कोई दोस्त नहीं है। उस सुबोध ने क्या जानकर उसे गोली मारी? हालांकि अभी तक कोई गवाह सामने नहीं आया जो दावा करता हो कि उसने सुमित को गोली लगते देखा। यूपी पुलिस ने कहा है कि सुमित और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह दोनों को .32 की गोली लगी थी। बजरंग दल के नेता का आरोप है कि इंस्पेक्टर के पास सर्विस वेपन नहीं था और निजी लाइसेंसी पिस्टल थी। अगर लाइसेंसी पिस्टल लेकर, अपनी सरकारी पिस्टल लेकर के क्यों नहीं थे वो? और वो गोली चलाई किसने? पुलिस एफआईआर में बता रही है कि होमगार्ड की गोली चली, जबकि वो गोली जो सुमित के लगी है वो होमगार्ड की बंदूक की नहीं है। तो वो गोली है किसकी? लेकिन पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक इंस्पेक्टर सुबोध का सर्विस वेपन गायब है। घटनास्थल की तस्वीरों और चश्मदीद ड्राइवर के बयान से साफ होता है कि सुबोध सिंह मामले को शांत कराने के लिए योगेश राज से बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सड़क से उतरकर सुबोध सिंह खेतों में कैसे गए और बाकी के पुलिसकर्मी उन्हें छोड़कर कैसे भाग गए। घटना के दिन ही इस मामले की एसआईटी जांच की रिपोर्ट 48 घंटे में देने की बात कही गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी योगेश अभी भी पकड़ से बाहर है। योगेश राज ने गौवंश हत्या केस में जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें 7 में से 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपी की शिकायत है कि पुलिस ने नाबालिग बच्चों को भी आरोपी बनाया। सर, गौ कसी के मामले में हमको यहाँ पे लाया गया है और बच्चों का जो भी है कि नाम आए हैं, जैसे कि आए हैं, तो हमें यहाँ तक भेजा गया है कप्तान साहब के सामने। फिलहाल बुलंदशहर की घटना और उसकी जांच को लेकर यूपी पुलिस तमाम सवालों से जूझ रही है। इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। अपनी अपनी दलीलें हैं, देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है और जांच में किस तरीके के तथ्य सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अनुराग दीक्षित, सियाना, न्यूज नेशन। कुल मिलाकर ये मामला है तो बड़ा पेचीदा, लेकिन स्थिति ये भी स्पष्ट है कि इस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है और ये राजनीति ही कहीं इस पूरी साजिश की असली वजह तो नहीं है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।